किसी भी देश की सड़कें या फिर रोड ये बताते हैं कि आखिर वो देश किस तरीके से विकसित हो रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय करना शायद एक सपना था, लेकिन ये सपना सच होने की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से फिलहाल दौसा यानी कि सोहना रोड से दौसा तक का रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री रविवार को इसका इनॉग्रेशन करेंगे और ऐसे में 225 किलोमीटर लंबा ये सफर बेहद आरामदायक होने वाला है। आप सोचिए वो दिन जब दिल्ली से लोग मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय कर पाएंगे। और इस एक्सप्रेसवे की जब नींव रखी गई थी तो सोच ये थी कि एक्सप्रेसवे अपने आप में हाईटेक तरीके से सारी चीजें पेश करता नजर आए, यात्रियों को वो तमाम सुख सुविधाएं देता नजर आए जिसके बारे में शायद आप और हम केवल सोच सकते हैं। लेकिन सोच आगे बढ़ाई गई और इस प्रकार का एक्सप्रेसवे फिलहाल बनकर तैयार कर लिया गया। ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं वो हम आपको सब दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शायद इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ये सोच रखी गई थी कि यहाँ पर हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। पहली बात ये कि आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर चल पाएं, उसका भी ध्यान रखा गया है। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन रखे गए हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले दिनों में कई सारे स्टेट से इसको जोड़ा जा सके, उसके लिए भी रोड मैप पहले से तैयार है। लेकिन पहला सफर जो सबसे आरामदायक होगा और जो शुरुआती दौर में लोगों के सामने आएगा वो होगा सोहना से दौसा तक का 225 किलोमीटर का सफर जो जल्द शुरू होने वाला है। किसी भी सफर में जब भी आप जाते हैं तो आपकी पहली कोशिश होती है कि आपको विंडो सीट मिल जाए, और विंडो सीट मिल जाए तो आप बाहर के नज़ारे आसानी से देख भी पाएंगे और सफ़र का आनंद भी ले पाएंगे। दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे का पहला चरण बनकर तैयार है और हम लोग दिल्ली से यानी कि सोहना से दौसा तक की यात्रा कर रहे हैं। उस एक्सप्रेसवे की यात्रा कर रहे हैं जो इनॉग्रेशन रविवार को उसका किया जाएगा। और उससे पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि शायद इससे खूबसूरत और बेहतर नज़ारा कोई नहीं हो सकता। तो मैं अपने कैमरा पर्सन शरीन से कहूँगा कि एक बार बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं। आपको लगेगा कि शायद ये एक्सप्रेसवे पर चलते हुए कि हो सकता है कि आप किसी विदेश की सड़कों पर चल रहे हों, शायद वैसी ही अनुभूति आपको होगी। बाहर का नज़ारा इतना अद्भुत है जिसे देखकर आपकी आंखें जो हैं वो खुद कहेंगी कि शायद इन्हें अपनी आंखों में कैद कर लिया जाए। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के एक्सप्रेसवे का निर्माण कहीं ना कहीं ये समझाता है कि सरकार की सोच ये है कि आर्थिक रूप से मजबूती देना, ये समझाना कि हम अगर विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो हमें अपने रोड्स पर ध्यान देना होगा। और दिल्ली से मुंबई तक के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए शायद इस प्रकार के एक्सप्रेसवे का निर्माण ये भी समझाता है कि हम आने वाले दिनों में एक नए मील के पत्थर को एक अलग तरीके से लोगों के सामने रखने वाले हैं और तोहफे के तौर पर उनको देने वाले हैं। शायद ये रोड अपने आप में बेहतर इसलिए भी है कि इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और साथ साथ ये भी समझाया गया है कि यात्री जब भी इस रोड पर चलेगा तो इस प्रकार के नज़ारों का आनंद ले पाएगा और साथ साथ इस रोड पर चलते हुए उसे ये अनुभूति होगी मानो वो किसी विदेश में एक बढ़िया एक्सप्रेसवे पर या बेहतर रोड पर चल रहा है। सेम ही आपको वो फीलिंग यहाँ पर भी मिलेगी। तो 225 किलोमीटर के सफर में अब तक हमने 70 किलोमीटर तक की यात्रा कर ली है। पहला पड़ाव आ चुका है, ये पहला टोल है और ये टोल जो है वो अपने आप में हाईटेक सुविधाओं से लैस है। क्या क्या सुविधाएं हैं जरा समझ लेते हैं। अभिजीत सिन्हा मेरे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली से मुंबई तक के एक्सप्रेसवे में जो सबसे पहला टोल पड़ने वाला है वो किस तरीके से सुविधाओं से लैस होगा और क्या क्या खासियत उसके अंदर है। तो अमूमन हम सुनते आते हैं कि भाई इस प्रकार का एक टोल बनाया जा रहा है जो आपकी गाड़ी को सेंसर के जरिए पहचान लेगा, टोल कट जाएगा और इस प्रकार की सुविधा जो है वो भारत में लगने वाली है। मुझे किसी ने बताया ये शायद ये पहला टोल होगा जिसमें ये सुविधाएं होंगी। इस इनोवेशन के पीछे, इस तकनीक के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम थी। टोल पर बहुत लंबा जाम लगता था, वक्त बहुत लगता था, ईंधन भी खपत होता था। इसको दूर करने के लिए एक नई तकनीक की ज़रूरत थी जिसमें हम ये इंश्योर कर सके कि गाड़ी कहाँ से हाईवे के ऊपर चढ़ी है और कहाँ तक उसने उस हाईवे का इस्तेमाल किया है। यदि ये प्रिसाइज है, यदि ये करेक्ट है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक आपने इस्तेमाल किया है, तो उसके लिहाज से आपको बीच में टोल देने के लिए रोकना, वो तकनीक के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी। इस डिपेंडेंसी को इसमें धीरे धीरे हटाया जा रहा है। शुरू में जो ये टोल है ये फास्टैग को
रिकॉग्नाइज देख रहा करेंगे। हूँ फास्टैग यहाँ पर लगा हुआ है, जी। गेट लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। अमूमन जिस तरीके से स्थिति होती है वैसे ही बना हुआ है टोल, लेकिन नया जो होगा वो सेंसर्स के जरिए हम लोग जो है वो टोल काट लेंगे। संडे को ये नए हाईवे का उद्घाटन हो जाएगा। जो गाड़ियां पुरानी हैं जिनके पहले से फास्टैग लगे हुए हैं वो भी इस पर रिकॉग्नाइज होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो भी नए तकनीक के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं उनको भी ये सुविधाएं लगाने का मौका इन टोल प्लाजास पे, स्टार्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पर दिया जाएगा। जैसे जैसे नई तकनीक की इंस्टॉलेशन नई गाड़ियों में हो जाती है, उनके स्टिकर या उनके RFIDs जो हैं वो लग जाते हैं। वो फिर जिस पॉइंट पर चढ़ेंगे और जिस पॉइंट तक वो सफर पूरा करेंगे उतने ही दूर का प्रिसाइज टोल पे करेंगे। इन शब्दों को अगर आप समझे तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेक्निकली साउंड होगा ये एक्सप्रेसवे, और शायद ये टोल अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि भविष्य की एक तस्वीर जो हम पेश करने की बात करते हैं ये उसी की झलक है जो हमको बहुत जल्द दिखने वाली है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में सबसे नायाब चीज़ आप समझिए वो ये कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से उसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हर 5 किलोमीटर पर यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, CCTV कैमरेज होंगे और मॉनिटरिंग रूम होगा। उन रूम्स में ये जान लिया जाएगा कि आखिर कहीं पर कोई गाड़ी रुकी है या फिर कोई गाड़ी में किसी को प्रॉब्लम है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई है। ऐसी परिस्थिति में आप कंट्रोल रूम में जैसे ही फ़ोन करेंगे तुरंत आपके पास मदद हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि सोच के हिसाब से इसको एक हाईटेक रूप से एक्सप्रेसवे में सुख सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये एक्सप्रेसवे करीब 1380 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तो 12 घंटे का हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जो पहला चरण होगा यानी कि दौसा तक, वो करीब आप आसानी से 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हैं इसका सफ़र। इसके अलावा एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये सड़क जो है वो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगी। कैसे, ज़रा ये समझिए। करीब 6 राज्यों से ये सड़क होकर गुजरेगी। दिल्ली से मुंबई कनेक्टिविटी बनेगी, मुंबई से वडोदरा कनेक्टिविटी बनेगी। इसके अलावा जो बड़े शहर हैं अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, वो तमाम शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में साबित होगा। के बारे में डिटेल से बताइए। तो आपकी महंगाई के ऊपर इसकी बहुत इस सफर में बहुत सारे पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। पड़ाव इस तरीके से देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि शायद ये सफर अपने आप में नायाब होने वाला है। और जब ये सफर आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा तो उसके बाद यात्री भी इस सफर का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग फिलहाल दिल्ली से दौसा तक का सफर कर रहे हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और अभिजीत सिन्हा मेरे साथ हैं जो अब आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र, अमूमन हम जब सोचते थे तो लगता था कि 2 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, ट्रेन से जाते थे तब भी ऐसे लगता था। फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ी तो फिर लगने लगा कि ट्रेन बढ़िया है। फिर फ्लाइट्स आई तो लगा कि फ़्लाइट से जाना चाहिए। लेकिन ट्रेन से, फ्लाइट से छोड़ने के बाद अगर कोई कहे कि बस से जाया जाए या फिर गाड़ी से जाया जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये तो आसान दिख रहा है। अगर आप शाम को दिल्ली में रात में खाना खाकर अपने बस में बैठते हैं और सुबह 12 घंटे का सफ़र तय कर मुंबई पहुंचते हैं, रास्ते में आपको असुविधा नहीं होती है, जर्क नहीं होता है, आप सुरक्षित तरीके से जाते हैं, पॉकेट पर बहुत भारी नहीं पड़ता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको बनाने के लिए 12 घंटे का जो सफ़र है उसका एक पहला स्ट्रेच 228 किलोमीटर का दिल्ली से दौसा तक ये पूरा हुआ है अभी। ये सफ़र अभी आपने जैसा मेरे साथ किया, अभी हम पहले टोल से होकर आए, ये सफ़र इसी तरह 12 घंटे में अगर आपको मुंबई लेकर के जाता है तो एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रेनों से जाया करता था या फ्लाइट से जाया करता था, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम होगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, अगर कैमरामैन मेरे विजुअल्स के माध्यम से दिखाएं, कनेक्टिविटी बनाई गई है, छोटे छोटे क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि हाईवे बन गया तो उसके बाद वो सीधे जा रहा है, बीच बीच में कहीं ना कहीं कट भी दिए गए हैं जिससे कहीं अगर किसी को जाना है तो यात्री आसानी से मूवमेंट कर सके। देखिए, पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाता है जब ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं तो जो जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए भी इसमें ग्रीन ओवर पासेस बनाए गए हैं। वो बहुत लंबे ओवर पासेस हैं, उसमें सड़क नीचे से जाती है और ऊपर से जो घास की खेत हैं वो सब ऊपर से जाते हैं। तो जानवरों को हाईवे के ऊपर आने का जो खतरा होता है
उससे दुर्घटना हो सकती है, जानवरों का भी नुकसान हो सकता है और वाइल्ड लाइफ भी बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। इन सब का खास ख्याल रखा गया है इस पूरे एक्सप्रेसवे को यहाँ से मुंबई तक बनाने के बीच में। 6 राज्य आर्थिक रूप से मजबूती, सोच ये है कि मेट्रो सिटीज को एक साथ जोड़ा जाए। आपको लगता है कि शायद ये एक्सप्रेसवे भारत को आर्थिक रूप से बहुत मजबूती देने वाला है? ये सिर्फ प्रगति का हाईवे नहीं है, ये उन्नति का हाईवे है। और जब आप उन्नति की बात करते हैं तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की बात ज़्यादा होती है, जबकि फ्रेट की अगर आप बात करें तो जितना पैसा आपको एक सामान को एक शहर से दूसरे शहर भेजने में लगता है, अगर उससे आधे से कम कीमत में वो सामान वहाँ पहुँच जाए तो आपकी महंगाई के ऊपर इसकी बहुत बड़ी मार मैं पड़ती है। आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे बीच में आपको जगह जगह इस प्रकार के अवरोध नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे अभी चालू नहीं हुआ। मैं पहले से कह रहा हूँ रविवार के बाद ये चालू होगा और हम लोग एक्सक्लूसिवली तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या क्या खासियत है, किस तरीके से ये काम करने वाला है। सर देखिए, इस एक्सप्रेसवे का महत्व प्रगति के लिए, उन्नति के लिए और समृद्धि के लिए आने वाले समय में खुलकर सामने आने वाला है। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक हाईवेज की बात हो रही है, इस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 उस तरफ, कई जगहों पे 6 लेन है। 12 लेन होने का मतलब एक लेन एक्स्ट्रा बनाई इसलिए गई है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बना सकें। और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनने के बाद, पेंटोग्राफ लाइंस आने के बाद भारत जर्मनी से सीधा मुकाबला कर सकेगा। इस समय इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के ट्रायल सिर्फ जर्मनी ने सक्सेसफुली किए हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक कॉरिडोर के आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, उसके ऊपर काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत चल रही है, लेकिन ई हाईवे तो अभी आ गए हैं। हमने पिछले ही महीने दिल्ली से जयपुर तक दूसरे रूट पर इसका ट्रायल पूरा किया और उन गाड़ियों को अब इस रूट पर डालेंगे भी। सो ई हाईवे का मतलब आसपास चार्जिंग स्टेशन हो, चार्जर्स भी इस हाईवे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर का मतलब ऊपर से पेंटोग्राफ लाइन हो, विशेष तरह की वाहन हो और उनसे जो फ्रेट की सुविधा है, महंगाई का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी, शहरों के अंदर जो सामान रोज आता है, 2 दिन के लिए यदि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाती है तो चीज़ें आसमान छूने लगती हैं। आप ये सोचें कि अगर आधी कीमत पर आपको एक मटेरियल को, एक बॉक्स को या कंटेनर को पोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक या डेस्टिनेशन से लेकर एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक भेजे जाने की सुविधा आ जाती है, इससे इकोनॉमी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम अमूमन जब इस हाईवे को देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि मानो हम किसी दूसरे देश में यात्रा कर रहे हैं और ऐसा नज़ारा शायद ही किसी ने देखा होगा। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के एक्सप्रेसवे पर चलना। आपको लगता है कि भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की गई है? दूसरी बात जो आपने कहा कि हम लोग ज़ीरो कार्बन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, 2070 तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए हिसाब से फ्यूल बचाने की सोच भी कहीं ना कहीं काम देगी। इलेक्ट्रिक बसों को इसमें जोड़ना वो भी काम देगा, ई कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है वो भी इसमें काम देगा। देखिए, मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नई नई तकनीकों के साथ रोज पायलट्स करता हूँ। मेरे लिए एक अच्छा बिजनेस केस बनाना, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाना जो कम कीमत पर ज़्यादा सुविधाएं दे सके, सुरक्षित रख सके और लोगों की पॉकेट में फिट हो, यही एकमात्र लक्ष्य होता है। हम अभी दिल्ली से जयपुर के बीच में जो 12-13 गाड़ियां चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रायल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, उनमें से 2 गाड़ियों को हम इमीडिएटली इसके उद्घाटन होने के बाद इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। इसमें हमारी खपत बचेगी, ईंधन की, एनर्जी बचेगी और इस पे समय भी बचेगा। सो जो आदमी 3.5-4 घंटे उस जाम में फंसा हुआ होता है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ी में है तो और भी अनसर्टेनिटी उसके साथ आ जाती हैं, वो 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगा। सो मेरे लिए कम कीमत पर ज़्यादा सुविधाएं दे करके लोगों को एक पुल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में एज ए सर्विस यूज़ करने के लिए उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लाना ज़रूरी है, ताकि व्यक्तिगत वाहन से कम लोग जाएं, रोड पर हैकल कम हो, ट्रैफिक कम हो, कंजेशन कम हो। और साथ साथ अगर आप इसको भी देखें कि इन गाड़ियों में वो लोग जो आज के समय में फ़्लाइट से सफ़र करना पसंद करते हैं, उनको पूरी सुविधा, उनको पूरी एमिनिटीज़ दी जा रही है, खाने पीने से लेकर उनको स्क्रीन, फास्ट वाईफाई, परिधान, परिवेश, खान पान, सारी सुविधाएं उनको उसी तरह मिल रही हैं जिस तरह उनको फ्लाइट्स में मिलती थी और कम कीमत पर। तो बहुत बड़ा सेगमेंट होगा जो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से आगरा या देश भर में 300 से 500 किलोमीटर का सफ़र फ्लाइट से ना करके बसों से ऐसी सड़कों पर जो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल जर्क नहीं दे रही हैं, उसके ऊपर चलना पसंद करेंगे। तो सीधे तौर पे समझिए, आम आदमी से जोड़ना है, आम आदमी से जुड़ना है और इसी सोच के हिसाब से आगे बढ़ना है। शायद नई सोच ये समझाती है कि तकनीक को किस तरीके से अपनाएं,
किस तरीके से बेहतर भारत को, भविष्य के भारत को एक नए आयाम तक पहुंचाएं, और ये एक्सप्रेसवे उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। एक्सप्रेसवे को ई कॉरिडोर बनाने की बात भी की जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। जो बस आपको नजर आ रही है ये है इलेक्ट्रिक बस, और यही बस जो है वो दिल्ली से दौसा तक का सफर तय करा करेगी। इसके अलावा ये बस तब आपको पहली बार देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद जो पैसेंजर्स रवाना किए जाएंगे उसमें सबसे पहली बस जो होगी वो यही रहेगी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सोच हमारी ये है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो हद से ज़्यादा सड़कों पर उतरें, डिपेंडेंसी खत्म हो हमारी पेट्रोल और डीजल को लेकर, और उसको लेकर शायद इस प्रकार का एक्सप्रेसवे और खासकर इस प्रकार की बसेस एक आयाम पैदा करने वाली। देखिए, इस हाईवे के बनने के बाद, इस नए हाईवे के बनने के बाद, चूंकि तथ्यात्मक रूप से जब आप योजना के समय में, प्लानिंग के समय में भी ये सोचकर हाईवे बनाते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाया जाना है, एक खास लेन आने वाले समय में दी जाने वाली है, तो ये इस पूरी मुहिम के लिए, इस पूरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव रुझान लेकर आती है। ये प्लानिंग के सेक्शन से है। जब अभी दिल्ली और जयपुर के बीच का जो पायलट हुआ है, उसके बीच में जो 12 गाड़ियां अभी ट्रायल के स्तर पर चलाई जा रही हैं, उसमें से 2 गाड़ियों को हम लोग इस पर डाल रहे हैं। चूंकि सफ़र में वक्त बहुत कम लगने वाला है, 2 घंटे कुछ मिनट का सफ़र है और हम जयपुर पहुंचने वाले हैं। ये बस अभी 300 किलोमीटर के लिए चार्ज होकर चलती है, तो रास्ते के बीच में खाना खाने के लिए, नॉर्मल औपचारिक ब्रेक लेने के लिए भी अगर रुकती है और अपना टॉप अप चार्ज लेती है, तो ये इनके लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा स्टेशन की ज़रूरत इस हाईवे, नए हाईवे के ऊपर नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहली बार जब ये चार्ज होगी चलते हुए तो उस समय जैसे स्टार्ट होती है बस तो चार्जिंग हो गई, उसके बाद ये दौसा जाके स्टार्ट मतलब चार्जिंग होगी, या फिर बीच में भी कहीं इसके पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए चार्जिंग? अगर नेचुरली अपने काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, ब्रेक के लिए रुकती है, तो वो टॉप अप चार्ज होगी रास्ते में। बट बस इसलिए रोकी जाए क्योंकि चार्ज करना है, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी दिल्ली से जयपुर के बीच में। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है सर, क्योंकि आम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो बस में बैठें और बैटरी खत्म हो जाए। 300 किलोमीटर का सफर है, तो ये लोगों के दिमाग में चीजें रहती। 300 किलोमीटर का सफर हो या 500 किलोमीटर का सफर हो, इस चीज से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। कहीं भी कोई भी गाड़ी खराब होती है, खासकर नेशनल हाईवे ईवी के पायलट के बाद, उस गाड़ी को अगले 30 मिनट के अंदर बैकअप मिलेगा। हम लोगों ने जब ट्रायल किया था उस समय बहुत सारे हमारे साथ हम पत्रकार बंधु थे, उन सब को लेकर हम लोग गए थे। हमने अपनी गाड़ी को रोक कर देखा था कि बैकअप में भी बस आनी चाहिए और बैकअप में वाहन आती है कि नहीं आती है। इस तरह के पूरे जो नए हाईवे बन रहे हैं, इस पर ये जो संशय बना रहता है कि गाड़ी खराब हो जाएगी, हम कहीं स्टक हो जाएंगे, इससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। 30 मिनट मैक्सिमम समय लगेगा बैकअप देने के लिए। अच्छा, एक सवाल और ज़रा मेरे जहन में है, क्योंकि ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर कोई सोचता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए हैं। चार्जिंग स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। चार्जिंग स्टेशन कितने बनाए जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई तक के, ये थोड़ा सा कुछ आंकड़ा हो आपके पास, या अभी दिल्ली से दौसा तक कितने चार्जिंग स्टेशन आप लोग डेवलप करने वाले हैं इन फ्यूचर भी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन सिर्फ बना देने के लिए नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसा पहले हो चुका है जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है बाद में, जब चार्जर की यूटिलाइजेशन लो होती है। चार्जिंग स्टेशन बनाए तब जाने चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। सो दिल्ली से जयपुर के बीच में जब 300 किलोमीटर की चार्ज बस चलती है और बीच में एक टॉप अप पॉइंट होता है जहां वो नेचुरली रुकते हैं खाना खाने के लिए या ब्रेक के लिए, वो जितना टॉप अप लेते हैं उतना सफिशिएंट होता है। सो बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत इस पे होगी वो मैं नहीं देखता हूँ। जबकि दिल्ली से जयपुर जाने का जो पुराना रूट है उसके ऊपर कई स्टेशन बनाने की संभावना है। उसमें से 2 स्टेशन ट्रायल के लिए हमने टेम्पररी बनाए थे। इसके अलावा इन स्टेशंस का काम सिर्फ लीनियर डेवलपमेंट नहीं है, इनका सर्कुलर डेवलपमेंट भी है। इनका जो लैटरल डेवलपमेंट है, उस शहर के आसपास जो ई कॉमर्स की डिलीवरीज हैं, किसान जो खाना उगाते हैं या किसान जो फल फ्रूट उगाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के माध्यम से वापस शहरों में लाया जा सके। और जो ई कॉमर्स से आप ऑर्डर करते हैं, जिसकी अभी समय सीमा तय है कि शहरों में ही ज़्यादातर ऑर्डर होते हैं, वो गांव के लोग भी उस सुविधा का, ई कॉमर्स की पूरी इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकें। ये चार्जिंग हब की ज़रूरत पड़ती है। सो उस माध्यम से अगर देखें तो कई स्टेशन आएंगे, लेकिन बस की डिपेंडेंसी के माध्यम से देखें तो बहुत एक स्टेशन काफ़ी होगा। अभी शुरुआती दौर में कितनी बसेस चलने की उम्मीद है आपकी तरफ?
अभी 12 बसें पुराने रूट पर चल रही हैं। संडे को इसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद ये जनता के लिए फ्री हो जाएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर चलाना शुरू करेंगे। संडे से पहली बस होगी जो रवाना होगी। हाँ, ये वो बस है जो संडे दौसा जाएगी और प्रधानमंत्री जी के समारोह में शामिल होगी। जब खुल जाएगा तो उसकी जो फ्लीट होगी उसमें सबसे आगे चलेगी। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि जो चीज़ें समझने के लिए हैं वो ये कि शायद ये एक्सप्रेसवे अपने आप में नायाब इसलिए भी है क्योंकि ये भविष्य की एक रूपरेखा पैदा करता है। ये समझाता है कि भविष्य किस तरीके से होगा। ये समझाता है कि अगर हमको आगे विकसित होना है, हमको अगर भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत होना है रोड के हिसाब से या फिर और चीज़ों के हिसाब से, तो ऐसे में इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होगा कि हमारे रोड सबसे बेहतर हों, हमारे हाईवे सबसे अलग हों और वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा सारी वो सुख सुविधाएं हों जो यात्रियों को परिपूर्ण करते नजर आए। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ अरुण सिन्हा।